हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। बायोलॉजी की क्लास में वैसे मैं लेसन नंबर 3 को हल्का सा कल थोड़ा सा शुरू कर चुका हूँ, है ना। लेकिन आज उस लेसन को एक बार फिर से अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि बोर्ड पे मैंने आपके सामने पाठ का नाम लिख दिया है, परागण, निषेचन, भ्रूणपोष एवं भ्रूण का परिवर्धन, ठीक है। तो इस पाठ नंबर 3 में अपन इन सभी क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। सुन ली सबने। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक जो इसमें अपन पढ़ने वाले हैं वो है परागकण का अंकुरण व पराग नलिका की वृद्धि, ठीक है ना। सबसे पहला टॉपिक ये पढ़ेंगे अपन, ठीक है। क्या नाम लिखा है बेटा? परागकण का अंकुरण व पराग नलिका की वृद्धि। तो आप ध्यानपूर्वक सुने बेटा। क्या देखो, क्या बोलोगे आप इसमें कि परागण की क्रिया के द्वारा किसी पुष्प के परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच जाते हैं। जैसे देखिए, ये मैंने किसी पुष्प की वर्तिकाग्र बना दी, ठीक है ना। वर्तिकाग्र के ऊपर परागण की क्रिया के द्वारा परागकण आ गया, ठीक है ना। आगे चलिए। यह परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर शर्करा व कुछ अन्य तरल पदार्थों का अवशोषण करके फूल जाता है, ठीक है ना। तो परागकण की जो अंतः चोल है वो बाह्य चोल में उपस्थित जनन छिद्रों से होकर पराग नलिका के रूप में विकसित हो जाती है। पराग नलिका के रूप में विकसित हो जाती है, ठीक है ना। आगे चलिए। तो ये तो पराग नलिका के बारे में बता दिया। मीन्स परागकण का अंकुरण भी हो गया और पराग नलिका का विकास भी हो गया, ठीक है। देखो, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। मोनोनलिकीय या एक नलिकीय कह दो इसको, एक नलिकीय, या दूसरा प्रकार अपन बोलेंगे बेटा बहुनलिकीय, ठीक है ना। एक नलिकीय और दूसरा प्रकार कौन सा है? बहुनलिकीय, ठीक है। तो सुनो, एक नलिकीय प्रकार के अंतर्गत तो क्या होता है कि परागकण से केवल एक ही पराग नलिका का विकास होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कैप्सेला। वैसे अधिकांश पादपों के परागकण एक नलिकीय प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी बात कीजिए, बहुनलिकीय। दो कुलों के नाम लिख रहा हूँ आपके सामने, मालवेसी एवं कुकुरबिटेसी। मालवेसी एवं कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में परागकणों से एक समय पर एक से अधिक पराग नलिकाएं विकसित होती हैं, ठीक है ना। और बेटा एक बात आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी कि यदि किसी परागकण से एक से अधिक पराग नलिकाएं विकसित होती हैं तो उनमें से केवल एक ही पराग नलिका सक्रिय रह पाती है, शेष पराग नलिकाएं नष्ट हो जाती हैं। बैठ गया आपके समझ में, ठीक है ना। आगे चलिए। देखो, हो गया। एक अंत में इसमें एक लाइन आपको और बोलनी है कि पराग नलिका की लंबाई वर्तिका की लंबाई द्वारा प्रभावित होती है, ठीक है। तो ये अपना पहला टॉपिक खत्म हो गया बेटा। क्या नाम लिखा है मैंने? परागकण का अंकुरण एवं पराग नलिका का विकास, ठीक है ना। अब थोड़ा सा पराग नलिका की वृद्धि, हेडिंग नंबर 2। पराग नलिका की वृद्धि, थोड़ा सा ध्यान से सुने, बिल्कुल सरल बात है बेटा। देखो,
मान के चल लीजिए ये मैंने आपके सामने वर्तिका बना दी, ये मैंने परागकण बना दिया और ये परागकण से पराग नलिका विकसित हो गई। ठीक है ना। अब आपके सामने मैं 3 पॉइंट लिख रहा हूँ, तीनों आपको याद करने हैं। एक तो पैक्टिनेज, दूसरा श्लेष्मक पदार्थ और तीसरा अंतराकोशिकीय अवकाश। तो अब आपको ये तीनों याद करने हैं। पराग नलिका की वृद्धि में क्या याद करना है मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, सुने आप सब ध्यान से सुनिए। देखो आप क्या बोलेंगे बेटा इसमें, देखिए जनरली या यूँ कह दीजिए कुछ पादपों में वर्तिका ठोस होती है, कोशिकाओं के द्वारा भरी होती है। ठीक है ना। तो पराग नलिका द्वारा स्त्रावित होने वाला पैक्टिनेज एंजाइम कोशिकाओं की कोशिका भित्ति को अपघटित करके पराग नलिका को वर्तिका में वृद्धि हेतु मार्ग प्रदान करता है। एक बात तो आप ये बोलोगे। दूसरे पॉइंट पर आइए। कुछ पुष्पों की वर्तिका श्लेष्मक पदार्थ द्वारा भरी रहती है, खोखली होती है, जिसमें श्लेष्मक पदार्थ पाए जाते हैं और ये श्लेष्मक पदार्थ बेटा पराग नलिका को वर्तिका में वृद्धि करने हेतु प्रेरित करते हैं। सुन लिया आपने। एंड बेटा तीसरा पॉइंट देख लीजिए। कुछ पादपों के अंदर पराग नलिका वर्तिका में उपस्थित कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाले अंतराकोशिकीय अवकाशों से होकर वर्तिका में आगे बढ़ती है। तो बेटा ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ पर एक छोटी सी लाइन में और आपको बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ बेटा, देखिए आपको यहाँ पर ये जानना है कि पराग नलिका की बीजांड में भ्रूणकोश की ओर जो गति होती है वो रासायनिक पदार्थ के द्वारा अनुप्रेरित होती है। तो इस प्रकार की गति को बेटा रसायनानुवर्तन कहते हैं। मतलब रसायन अनुवर्तन वह पादप गति या वह अनुवर्तन जिसके अंतर्गत पादप के विशिष्ट भाग में किसी रासायनिक पदार्थ से उद्दीपन के कारण होती है। ठीक है बेटा। तो अपना ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया, पराग नलिका की वृद्धि। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लें, है ना। तो बेटा इसमें क्या बोलोगे कि देखिए कुछ पादपों के, या यूँ बोलो कुछ पराग कणों की पराग नलिकाएं एंजाइम स्त्रावित करती हैं जिसका नाम है पैक्टिनेज। पैक्टिनेज एंजाइम के द्वारा वर्तिका में उपस्थित कोशिकाओं की कोशिका भित्तियां अपघटित हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप ये का मतलब पराग नलिका वर्तिका में आसानी से आगे बढ़ पाती है। दूसरा क्या बोलूँगा बेटा, कुछ पराग कणों से विकसित होने वाली पराग नलिकाएं वर्तिका में उपस्थित श्लेष्मक पदार्थ से उद्दीपन प्राप्त कर बीजांड में भ्रूणकोश की ओर वृद्धि करती हैं। ठीक है बेटा। और तीसरा मैं क्या बोलूँगा बेटा कि कुछ में पराग नलिका वर्तिका में उपस्थित कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाले अंतराकोशिकीय अवकाशों से होकर बीजांड में भ्रूणकोश की ओर गति होती है या करती है। ठीक है ना।
तो ये ख़त्म हो गया। एक बात आपको मैं यहाँ पर और बताना चाह रहा हूँ कि बेटा पराग नलिका की जो वृद्धि है वो रासायनिक पदार्थ के द्वारा प्रेरित होती है। तो इस प्रकार की गति को रसायनानुवर्तन गति कहते हैं। ठीक है ना। अब बेटा अपन दो टॉपिक पढ़ेंगे एक साथ, तभी आपके समझ में बैठेगा। एक तो अपन पढ़ेंगे पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, और बेटा दूसरा इसमें क्या पढ़ेंगे, नंबर 2 पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। तो सबसे पहले अपन इस बात को पढ़ते हैं बेटा, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो ध्यानपूर्वक सुनना कि पराग नलिका बीजांड में 3 स्थानों से होकर प्रवेश कर सकती है। बीजांड द्वार से होकर, निभाग से होकर और अध्यावरण से होकर, कोई भी। तो आप कह सकते हैं कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश तीन प्रकारों से हो सकता है। सबसे पहला प्रकार आप बोलेंगे बेटा बीजांड द्वारी प्रवेश, फर्स्ट। दूसरा आप क्या बोलेंगे बेटा, निभागी प्रवेश। और तीसरा आप क्या बोलेंगे बेटा, अध्यावरणी या मध्य प्रवेश। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा बेटा कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 3 स्थानों से होकर हो सकता है। सुन लिया ना, 3 स्थानों से होकर हो सकता है। बीजांड द्वार से होकर, निभाग से होकर, अध्यावरण से होकर के। क्लियर है। आगे चलिए, देखो मान के चलिए ये मैंने भ्रूणकोश बना दिया, बीजांड काय के द्वारा घेर दिया, और ये बेटा मैं अध्यावरण बना रहा हूँ। दोनों अध्यावरण बना दिए, ये बन गए। ठीक है ना। अब समझिए, ये पूरी की पूरी रचना यानी कि बीजांड मैंने किसके भीतर बंद कर दिया, अंडाशय के भीतर। ये ऊपर से पराग नलिका आ रही है। तो अपन पढ़ रहे हैं बेटा कि इस पराग नलिका का बीजांड में यानी कि इस रचना में प्रवेश कैसे होता है। तो बेटा इसमें पहला हेडिंग अपन क्या बोलेंगे, बीजांड द्वारी प्रवेश, और इसी का दूसरा नाम है अंड द्वारी प्रवेश। क्या बोलेंगे कि पराग नलिका बीजांड द्वार अथवा अंड द्वार से होकर के बीजांड में प्रवेश कर जाती है। वापस कह देता हूँ, बीजांड द्वारी प्रवेश, इस प्रकार के प्रवेश में पराग नलिका बीजांड द्वार अथवा अंड द्वार से होकर के बीजांड में प्रवेश करती है। अधिकांश पादपों में पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वार से होकर होता है। ये इसका उदाहरण हो गया। नंबर 2 पर आइए, निभागी प्रवेश। क्या बोलोगे बेटा निभागी प्रवेश में, ध्यान से सुनिए कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश निभाग से होकर होता है। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश निभाग से होकर होता है। और इसमें अपन एग्जाम्पल बोल देंगे कैक्जुराइना और विटूला, ये 2 इसके उदाहरण हो गए। ठीक बेटा। और तीसरे पर आ जाइए, अध्यावरणी या मध्य प्रवेश। ठीक है ना बेटा। इसमें क्या बोलोगे आप कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वार अथवा निभाग को छोड़कर किसी अन्य भाग से
अन्य भाग कौन सा बेटा? अध्यावरण से होकर होता है, ठीक है ना। और इस प्रकार का प्रवेश कुकुरबिटा, एक ही एग्जाम्पल बहुत है, कुकुरबिटा में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार आपको इसमें याद करने हैं बेटा। एक बार मैं दोबारा से तीनों के बारे में बोल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। देखो, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, ठीक है। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से हो सकता है। पहला अपन पढ़ेंगे बीजांड द्वारी प्रवेश, है ना। जब पराग नलिका बीजांड द्वार अथवा अंड द्वार से होकर बीजांड के भीतर प्रवेश करती है, तो इस प्रकार के प्रवेश को बीजांड द्वारी प्रवेश कहते हैं। एग्जाम्पल अधिकांश पादपों में। दूसरा हो गया बेटा निभागी प्रवेश। क्या बोलोगे बेटा इसमें? कि जब पराग नलिका निभाग से होकर बीजांड में प्रवेश करती है, तो इस प्रकार के प्रवेश को निभागी प्रवेश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैजुराइना और बेटुला। और तीसरा क्या है बेटा? अध्यावरणी या मध्य प्रवेश। जब पराग नलिका निभाग अथवा बीजांड द्वार को छोड़ करके किसी अन्य भाग से अथवा अध्यावरण से होकर के बीजांड में प्रवेश करती है, तो इस प्रकार के प्रवेश को मध्य प्रवेश या अध्यावरणी प्रवेश कहते हैं, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया बेटा? कुकुरबिटा, ठीक है ना। तो ये अपना एक टॉपिक खत्म हो गया। एक बार चाहे तो आप दोबारा से सुन लीजिए। देखो, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 3 प्रकार से होकर होता है। हेडिंग नंबर पहला कौन सा? बीजांड द्वारी प्रवेश। पराग नलिका का बीजांड में बीजांड द्वार से होकर प्रवेश अधिकांश पादपों में। दूसरा कौन सा पढ़ाया? निभागी प्रवेश। पराग नलिका का निभाग से होकर बीजांड में प्रवेश, कैजुराइना और बेटुला। और तीसरा कौन सा बताया बेटा? अध्यावरणी या मध्य प्रवेश, है ना। और इसमें मुझे क्या बोलना है बेटा? कि पराग नलिका का निभाग और बीजांड द्वार को छोड़कर किसी अन्य भाग यानी कि अध्यावरण से होकर प्रवेश अध्यावरणी अथवा मध्य प्रवेश कहलाता है। सुन लिया आपने। और ये पाया जाता है कुकुरबिटेसी कुल के पादपों में, ठीक है ना। अब अपन अगला हेडिंग पढ़ते हैं कि भाई पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। गौर करना, ये आपके सामने बेटा मैंने भ्रूण कोश बना दिया। ये तो 3 प्रतिमुखी कोशिका बना दी। और ये बेटा मैंने अंड समुच्चय बना दिया, ठीक है। और आप सभी को पता ही है कि यहाँ पर बीजांड द्वार पाया जाता है, होता है कि नहीं बेटा? तो अब सब ध्यानपूर्वक सुन लें कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वार से होकर या निभाग से होकर या अध्यावरण से होकर हो सकता है, परंतु पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश सदैव और सदैव बीजांड द्वारी सिरे की ओर से ही होता है, क्योंकि बीजांड द्वारी सिरे की ओर पाई जाती हैं सहायक कोशिकाएं। और बेटा सहायक कोशिकाओं की भित्ति पर उपस्थित तंतु रूपी समुच्चय फिल्लीफॉर्म एपरेटस आकर्षित करता है पराग नलिका को भ्रूण कोश में। सबके समझ में आ गया? एक बार दोबारा से बोल रहा हूँ
फिर अपन इसी चीज़ को आगे पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक समझना। मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि यद्यपि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वार से अथवा निभाग से अथवा अध्यावरण से होकर हो सकता है, पर पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश सदैव और सदैव बीजांड द्वारी सिरे की ओर से होता है, क्योंकि बीजांड द्वारी सिरे पर पाई जाती हैं सहायक कोशिकाएं, और बेटा सहायक कोशिकाओं की भित्ति पर उपस्थित तंतु रूपी समुच्चय फिल्लीफॉर्म एपरेटस पराग नलिकाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब और एक छोटी सी बात सुनिए, देखो ये तो मान लो मैंने अंड कोशिका बना दी, अंड कोशिका, और ये बेटा मैंने 2 सहायक कोशिका बना दी। एक्चुअल में आप समझें, देखो ये बीच में तो अंड कोशिका है और अंड कोशिका के बैक साइड में 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यदि आप इन्हें सामने से देखें तो आपको बीच में तो अंड कोशिका दिखेगी और सहायक कोशिकाएं दोनों पार्श्वों में दिखेंगी। यद्यपि ये सहायक कोशिकाएं पीछे की ओर दोनों की भित्तियां आपस में जुड़ी रहती हैं, और बेटा यहाँ पर ना भ्रूण कोश की भित्ति होती है। तो ध्यान से सुने, पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, ध्यान से सुनिए, या तो अंड कोशिका व एक सहायक कोशिकाओं की भित्ति के बीच से होकर, या सहायक कोशिका और भ्रूण कोश की भित्ति के बीच से होकर, या एक सहायक कोशिका को भेद कर हो सकता है। तीनों की तीनों बात आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्या कह रहा हूं मैं, एक बार दोबारा से सुन लें। मैंने ये बोला बेटा कि पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश अंड कोशिका और सहायक कोशिकाओं की भित्ति के बीच से होकर, एक खत्म, या सहायक कोशिका को भेद कर, और या फिर बेटा एक सहायक कोशिका और भ्रूण कोश की भित्ति के मध्य से होकर हो सकता है। ठीक है ना बेटा, आगे चलिए। अब वो चीज़ आपको समझाई जा रही है जो आपकी किताब में पहली बार जोड़ी गई है, ध्यान से समझना कि पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश निम्न 4 बिंदुओं के अंतर्गत होता है। अब वो 4 बिंदु कौन कौन से हैं उनको सुन लीजिए, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, पहले पॉइंट में तो अपन ये बोलेंगे पराग नलिका के भ्रूण कोश में प्रवेश से पूर्व दोनों सहायक कोशिकाओं में से एक सहायक कोशिका अपहासित होने लगती है। पहली बात खत्म। अब दूसरी बात पे आ जाइए। अपहासित सहायक कोशिका के तंतु रूपी समुच्चय द्वारा पराग नलिका भ्रूण कोश की ओर आकर्षित की जाती है। तो पराग नलिका भ्रूण कोश की अंड कोशिका और एक सहायक कोशिकाओं के बीच से अथवा अपहासित सहायक कोशिकाओं को भेदते हुए अपहासित सहायक कोशिका के भीतर प्रवेश कर जाती है। ये दूसरा बिंदु हो गया बेटा, ठीक है ना। तीसरे पॉइंट में आप क्या बोलेंगे कि अपहासित सहायक कोशिका के भीतर पराग नलिका के शीर्ष पर अथवा शीर्ष के कुछ नीचे छिद्र बन जाते हैं। तो पराग नलिका में उपस्थित दोनों नरयुग्मक एवं कुछ कोशिका द्रव्य अपहासित कोशिका सहायक कोशिका में मुक्त हो जाते हैं। इसके पश्चात दोनों सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। ठीक है ना बेटा, आगे चलिए। एंड लास्ट बेटा, और लास्ट पॉइंट में आपको निषेचन करवाना है।
और उसमें आपको क्या बोलना पड़ेगा बेटा कि पराग नलिका के द्वारा मुक्त हुए दोनों नरयुग्मकों में से एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संयोजित होकर द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट बनाता है, जो आगे जाके भ्रूण का विकास करता है, पहली बात। जबकि दूसरा नरयुग्मक भ्रूण कोश के केंद्र में उपस्थित केंद्रीय कोशिका या द्वितीयक केंद्रक से संयोजित होकर के त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण करता है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया 4 बिंदुओं के अंतर्गत आपको लिखनी है। आपसे बेटा पेपर में पूछा जा सकता है। एक बार पुनः मैं दोबारा बता रहा हूँ, पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश पूरा का पूरा ध्यान से सुनना पड़ेगा। सुनिए बेटा, पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वार से होकर, निभाग से होकर अथवा अध्यावरणों से होकर हो सकता है, लेकिन पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश सदैव और सदैव बीजांड द्वारी सिरे की ओर से होता है, क्योंकि बीजांड द्वारी सिरे पर अंड कोशिका के दोनों पार्श्वों में 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं और सहायक कोशिकाओं की भित्ति पर उपस्थित होते हैं तंतु रूपी समुच्चय फिलीफॉर्म एपरेटस, जो पराग नलिका को भ्रूण कोश की ओर आकर्षित करते हैं। बैठ गया आपके समझ में? आगे चलिए बेटा, आगे इसी में क्या लिखना है कि पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश सहायक कोशिकाओं को भेद कर या अंड कोशिका और सहायक कोशिकाओं के मध्य से होकर या एक सहायक कोशिका अथवा भ्रूण कोश की भित्ति के मध्य से होकर हो सकता है। सुन लिया होगा। आगे अपन को इसी में ये बोलना है बेटा, ध्यान से सुनना। देखो आगे इसमें आपको ये बोलना है कि पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश निम्न 4 बिंदुओं के अंतर्गत या 4 बिंदुओं के द्वारा दर्शाया जाता है। देखो चारों के चारों बिंदु मैं बोल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुना है। देखो पहला बिंदु तो आप क्या बोलोगे कि पराग नलिका के भ्रूण कोश में प्रवेश से पूर्व दोनों सहायक कोशिकाओं में से एक सहायक कोशिका अपहासित हो जाती है। ठीक है बेटा, दूसरे पॉइंट पर आइए। पराग नलिका भ्रूण कोश में सहायक कोशिकाओं की भित्ति पर उपस्थित फिलीफॉर्म एपरेटस द्वारा आकर्षित की जाती है। ठीक है ना, अपहासित सहायक कोशिका। तो बेटा वो जो पराग नलिका है वो सहायक कोशिका को भेद कर, है ना, या अपहासित सहायक कोशिका और अंड कोशिका के मध्य से होती हुई अपहासित सहायक कोशिका के भीतर पहुंच जाती है। पॉइंट नंबर 3 पर आइए। अपहासित सहायक कोशिका में पराग नलिका के शीर्ष पर या शीर्ष के कुछ नीचे छिद्र बन जाते हैं और इन्हीं छिद्रों से होकर के पराग नलिका में उपस्थित दोनों नरयुग्मक एवं कुछ कोशिका द्रव्य अपहासित कोशिका में मुक्त हो जाता है। एंड बेटा चौथे पॉइंट में अपन को ये बोलना है कि देखो दोनों के दोनों नरयुग्मक भ्रूण कोश में मुक्त हो गए। अब उनमें से एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संयोजित होकर द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट बनाता है, जो आगे जाके भ्रूण का विकास करते हैं। जबकि दूसरा नरयुग्मक भ्रूण कोश के केंद्र में पाई जाने वाली केंद्रीय कोशिका या द्वितीयक केंद्रक से संयोजित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश का विकास करता है। ठीक बेटा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, अब इसके बाद निषेचन, भ्रूण और भ्रूण का परिवर्धन, ये अपन कल की क्लास से शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक्स।